स्टूडेंट्स, हम लोग आज पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास का कार्बन इट्स कंपाउंड। कार्बन इट्स कंपाउंड क्या होता है इस चैप्टर में पूरी डिस्कस करेंगे हम लोग। और बिना कहे हुए कार्बन इट्स कंपाउंड्स आप लोग जानते हैं, एवरीथिंग पहले सब कार्बन है, सभी जगह कार्बन है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कार्बन इट्स कंपाउंड क्लास 10 सीबीएसई। ओके, शुरू करते हैं। इट्स कंपाउंड, कार्बन इट्स कंपाउंड। देखिए, कार्बन इट्स कंपाउंड सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फादर ऑफ केमिस्ट्री कि फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहते हैं। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री हम लोग लेवोजियर को बोलते हैं, लेवोजियर। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री है जो लेवोजियर साहब है, कंजर्वेशन ऑफ मास। इन पोर्शन ऑफ मास तो हम यहाँ पर इतना ही बताएंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का इक्वल मास होता है। अगर चीनी और पानी को मिला दिए 2 किलो चीनी और 10 किलो पानी, तो शरबत भी 12 किलो होगा। तो हम इस पर यहीं पर डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्लास 9 में पढ़ना, हमें सीधे डायरेक्ट आते हैं कार्बन इट्स कंपाउंड में। तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, रिएक्टेंट में जितना भी होता है इक्वल टू प्रोडक्ट होता है मास। जितना रिएक्टेंट लेंगे उतना उसका मास का प्रोडक्ट होगा, ठीक है। कंपाउंड क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम लोग एनिमल और प्लांट्स से लेते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। और हम लोग मिनरल्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम लोग मिनरल एंड रॉक्स हैं। तो वैसा मटेरियल जो एनिमल और प्लांट से आता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है, और मिनरल और रॉक से आता है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस पढ़ाई करेंगे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगा, इनऑर्गेनिक करेंगे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे आपका हो गया यूरिया, अमोनिया, एलपीजी गैस, ये सारे आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे एलपीजी हो गया, तो एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब एलपीजी में कौन सा गैस होता है, तो ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन होता है C4H10। इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग। और एलपीजी की अगर बात किया जाए कि किस एलपीजी के गैस में जो ब्यूटेन होते हैं, आइसोब्यूटेन, उसमें क्या होते हैं, स्मेल नहीं होते हैं, मतलब कोई प्रकार का स्मेल, गंध नहीं होता है। तो उसमें मिलाया जाता है C2H5SH, इथेल मरकैप्टन, इथेल मरकैप्टन। तो C2H5SH मिलाया जाता है इथेल मरकैप्टन। तो एलपीजी का CNG, कंपोस्ट नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स नोन एज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जैसे ब्रह्मांड में जितना भी है, जैसे वुड है, लकड़ी है, उसमें भी कार्बन है, हम सब है, इसमें भी कार्बन, हम लोग जलते हैं तो धुआं आता है। तो सारे अधिकतर चीज़ में कार्बन मोर है। कार्बन क्या है, कार्बन वर्सेटाइल कंपाउंड। कार्बन इज ए वर्सेटाइल कंपाउंड। तो कार्बन जो वर्सेटाइल कंपाउंड है, मतलब ये सभी जगह, जैसे वुड हो गया, एलपीजी, अभी बहुत सारे एग्जांपल बताएं। तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोकार्बन के बारे में, हाइड्रोजन और कार्बन और डेरिवेटिव के बारे में जानते हैं, उसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। कार्बन जो वर्सेटाइल कंपाउंड, कार्बन जो टेट्राहेड्रल, कार्बन है जो टेट्रा बनाते हैं, टेट्रावैलेंट।
कार्बन इज टेट्रा वैलेंट। तो देखिए कार्बन ये टेट्रा का मतलब हुआ 4। अगर 1 बॉन्ड की बात आए तो लिखेंगे मोनो, 2 का हो तो डाई, 3 का हो तो ट्राई, 4 का हो 4 बॉन्ड हो तो टेट्रा वैलेंट। तो कार्बन टेट्रा वैलेंट 4 इलेक्ट्रॉन को अचीव करता है। कार्बन जब 4 इलेक्ट्रॉन को अचीव करता है इसीलिए हम इसे टेट्रा वैलेंट बोलते हैं। तो वर्सटाइल में समझे, हर जगह इसका उपयोग होता है कार्बन का। तो इसका स्ट्रक्चर होगा, कार्बन जब भी होगा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 4 बॉन्ड 4 स्ट्रक्चर का यूज करेगा। इस तरह से इसका सिंबल होगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 होता है। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और 4, मतलब लास्ट में 4 इसका कॉन्फ़िगरेशन है। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4 है, ये आपका स्ट्रक्चर है। और हमें इस तरह से ये जान लेते हैं, कुछ इस चैप्टर में हमें यूज आएगा KLMNOP। तो देखिए KLMNOP, तो इसमें होता है 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें हो गया 2 2 4 8, 3 9 जा 18, 16 32, 50 72। देखिए क्लास 9th में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस किए होंगे। तो 32, तो ये क्लास 9th में हम लोग पढ़े थे कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ये रदरफोर्ड ने बताए थे। सबसे पहले जॉन डाल्टन ने वो बताया कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन होता है। रदरफोर्ड ने बताया कि भाई प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है। देखिए इलेक्ट्रॉन जिस अपने पास से मूव करता है उसे हम लोग ऑर्बिट का नाम रखते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऑर्बिट कहते हैं। अब क्या है कि ये क्लास 9 में थोड़ा इसमें बताना हमें ज़रूरी है। तो ऑर्बिट में है जिससे मूव करता है ऑर्बिट कहते हैं। लेकिन बोला गया कि इलेक्ट्रॉन अगर मूव करके गिर जाएगा तो इसका जो आंसर था वो रदरफोर्ड नहीं दिए, नील्स बोर ने दिए थे। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर के लिए आप लोग पढ़े होंगे अल्फ़ा पार्टिकल, अल्फ़ा पॉजिटिव पार्टिकल को गोल्ड फॉइल पढ़े होंगे। 0 कुछ mm पर गोल्ड फॉइल पर गिराते तो कुछ रे क्या होता है वापस चला आता है, कुछ रे क्या होता है पास कर जाता है, कुछ रे रिटर्न हो जाता है। तो हम उस पर डिस्कस तो नहीं करेंगे, लेकिन हमें जितना ज़रूरत है ये करते हैं। तो देखिए, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं मूव करते हैं, तो इसे ऑर्बिट कहते हैं। इसमें होता क्या है जो समझिए, इसका एक घर है तो पहला घर में 2 रहेंगे। जैसे अगर किराए पर रहते हैं तो मकान मालिक क्या बोलते हैं कि देखो भाई 2 आदमी रह सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। तो देखिए 2 आदमी के मतलब 2 से कम रह सकते हैं तो उनको कोई चलेगा, लेकिन 2 से अधिक रहेंगे तो उनको प्रॉब्लम होने लगता है। इसी तरह से दूसरा ऑर्बिट में 8, इसी तरह इसमें 18, 18। तो इससे इसमें कम रह सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। आप 11th क्लास के बाकी केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, इसका रूल पढ़ेंगे। और 9th में भी पढ़ने को आपको ये मिला होगा, चैप्टर 3 या 4 में होगा क्लास 9th में। ठीक है, तो 2 8 18 इस तरह से। तो हमें क्या खाली पता करना है तो इस ऑर्बिट का जो घर का है, ये घर का सबका नाम होता है ना, उसी तरह घर का नाम है। इसका K नाम रखे से L, इसके M, इसी तरह से बढ़ाते चले गए। तो K में कितना होगा 2 इलेक्ट्रॉन, L में 18। इसका देखिए एक फार्मूला होता है। देखिए फार्मूला क्या होता है 2n²। अगर n का वैल्यू n ऑर्बिट में हम रखते हैं, n = 1 रखते हैं तो 1 का वैल्यू 1 रखिए, तो 2 का तो 2 हो गया, तो K ऑर्बिट में 2। इसी तरह से अगर n का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2n², तो n का जगह पर 2 रखें, 2 2 4 2 8 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से हम n की जगह पर 3 रखते हैं तो 2n² फार्मूला होता है इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए
ठीक है। तो n का स्क्वायर 2 और 9 तो हो गया 18। तो इस तरह से बच्चों आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को फिल किया जा रहा है, ठीक है। अब है क्या कि आगे थोड़ा सा हम बता देते हैं, ये इसे हम इरेज कर रहे हैं। अब देखो क्या होता है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, आप इस तरह से एक ट्रिक से याद कर लेंगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन का। तो प्रोटॉन पर होता है पेन, मान लीजिए पेन, तो P पर प्लस चार्ज, E पर माइनस चार्ज, N पर नो चार्ज, ठीक है। फिर है ईट पर नाच, तो इसका ट्रिक हो गया, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किए थे इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन या टॉमसन, ठीक है। पी से हो गया प्रोटॉन और इसका डिस्कवर हो गया रदरफोर्ड। ए न्यूट्रॉन हो गया और न्यूट्रॉन का डिस्कवर हो गया चैडविक। ये 10th का बोर्ड में तो नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दिए, क्लास 9th में भी पढ़ना था 1932 में। तो हम लोग ये अब कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सीख लेते हैं, ये भी थोड़ा जान लें। SPDF, इसमें होते हैं 2, इसमें 6, इसमें 10, इसमें 14। ये भी एक कॉन्फ़िगरेशन का फार्मूला है, क्लास 11th में हम लोग को पढ़ने को केमिस्ट्री में मिलता है, ठीक है। तो इस तरह का ये होता है, इसे भी आप रिमेंबर कर लें। अब हम लोग आगे के चलते हैं, फिल करने के लिए जान गए होंगे। अब देखिए कार्बन को 2 स्टेट में पाया जाता है, एक फ्री स्टेट और एक कंबाइंड स्टेट। अकरेंस ऑफ कार्बन, अकरेंस ऑफ कार्बन, तो बच्चों 2 स्टेट में, एक फ्री स्टेट में। तो फ्री स्टेट में कार्बन जो पाए जाते हैं फ्री स्टेट में, वो होता है पहला डायमंड, दूसरा होता है ग्रेफाइट, तीसरा होता है बंक फ्लोमिनिस्ट्रीन कुछ करके होता है, बंक मिनिस्ट्री फ्लोरिन, बंक मिनिस्ट्री फ्लोरिन, देख लीजिएगा वर्ड मीनिंग थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है फ्लोरिन्स। तो ये जो होती है फ्री स्टेट में पाया जाता है। कुछ कार्बन जो होता है कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, मतलब मिश्रित, मिला हुआ, कंबाइंड स्टेट। तो कंबाइंड स्टेट में हो गया कार्बोनेट, जैसे लाइमस्टोन हो गया कार्बोनेट, जैसे लाइमस्टोन हो गया फॉसल फ्यूल, फॉसल फ्यूल में हो गया आपका कोल, पेट्रोलियम, इटीसी, ये सब कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स, प्रोटीन, एमोनो एसिड जिसको कहते हैं प्रोटीन। तो इस तरह के ये फ्री स्टेट में पाया जाता है, ये कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि डायमंड हार्ड क्यों होती है, ग्रेफाइट सॉफ्ट क्यों होती है, और बंक, ये तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डायमंड इज हार्ड, डायमंड हार्ड क्यों होता है, डायमंड का प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं कि डायमंड हार्ड क्यों होता है, डायमंड इज हार्ड। तो देखिए जो एवरी कार्बन है जो 4 बॉन्ड से बनता है, 1 2 3 4, इस तरह से ये 1 2 1 2 3 4, ये इससे हो गया 1 2 1 2 3 4। तो इस तरह से
डायमंड है जो अपना स्ट्रक्चर 1 2 3 स्ट्रक्चर पूरा करता है, सभी अपना 4 स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये कर ले चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से 4 निकालो, इसमें से निकाल लीजिए, इसको कर लीजिए, ये कर लीजिए। इस तरह से डायमंड का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो डायमंड हार्ड क्यों होता है? जो तो सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर सिंपल स्ट्रक्चर से देखते हैं। वन टू थ्री और एवरी का 1 2 3 1 2 3 4 हो गया, इसका 1 2 3 4 हो गया, इसका 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4। इस तरह से ये कार्बन है जो ईच कार्बन है each carbon join another 4 कार्बन। तो एक जो कार्बन है जो अनदर 4 कार्बन से ज्वाइंट होती है, मतलब सब एक दूसरे से 4 से ज्वाइंट है, ये इससे ज्वाइंट है, इस तरह से फिर बढ़ जाएंगे तो इस तरह से ज्वाइंट है। तो होता क्या है, तो कार्बन एक बीक बनाता है और एवरी कार्बन, प्रत्येक कार्बन है जो दूसरे कार्बन से जुड़े हुए रहते हैं, और प्रत्येक कार्बन 4 कार्बन से जुड़े रहते हैं, उस तरह से फिर वो 4 कार्बन से जुड़े रहते हैं, फिर उस तरह से वो कार्बन 4 से जुड़े रहते हैं, जिसके जुड़े होने के कारण ये जो होता है एक दूसरे का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, हम अभी बॉन्ड पढ़ाएंगे आप सबको। तो स्ट्रॉन्ग सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, डायमंड हार्ड होते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। क्या हुआ कि ये है, अब इससे ये है, अब यहाँ पर एक बना लिया, 2 अब ये 4 बना ला, 2 3। तो इस तरह से जो कार्बन बनाते हैं, जो ईच कार्बन ज्वाइन अनदर 4 कार्बन से जुड़ते हैं, इसके कारण कार्बन डायमंड क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न है कि डायमंड में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो क्यों नहीं होता है। ऐसे आपको कहीं भी कोई पूछे कि नॉन मेटल में करंट फ्लो क्यों नहीं होता है, नॉन मेटल में करंट फ्लो क्यों नहीं, सीधे जवाब दीजिएगा कि उसमें फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग पढ़ते हैं, ये आप पढ़े होंगे क्लास 9 के फिजिक्स में। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। इलेक्ट्रिक ऐसे क्या होता है, मेटल में फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, थोड़ा समझ लीजिए, मेटल में फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, नॉन मेटल में फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, डज नॉट फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होते इसलिए करंट फ्लो नहीं होते हैं। तो डायमंड में क्या होता है, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, क्योंकि जितना भी कार्बन है दूसरे कार्बन से लिंक किया हुआ है और वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। जैसे ये है तो इससे अगर ऐड हो गया तो यहाँ 1 2 3 4, अभी ऐसे हो गया। तो क्या होता है कि पूछेगा कि डायमंड में करंट फ्लो क्यों नहीं होता है, तो सिंपल जवाब दीजिएगा कि डायमंड में जो स्ट्रॉन्ग सिंगल स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जिसके कारण उसमें फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए डायमंड में करंट फ्लो नहीं होता है। तो आपको सीधे जवाब देना है कि करंट फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए डायमंड में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है। तो बस फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल देना है, बोलेंगे कि फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए डायमंड में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है। इसे लिख ले या उतार ले। हम एक बार फिर समझाते हैं। डायमंड इज क्रिस्टल अगेन मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन एटम, ईच कार्बन एटम विद द डायमंड क्रिस्टल लिंक टू 4 अदर कार्बन। ये इंपॉर्टेंट है, एक कार्बन है 4 अदर कार्बन से ऐड होता है, स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, सिंगल स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड। सराउंडिंग कार्बन एटम और द 4 वर्टिकल्स। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल होता है, इसीलिए डायमंड जो होता है विच आर पावरफुल्ली बॉन्डेड वन अनदर बाय नेटवर्क ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ड्यू टू दिस डायमंड स्ट्रक्चर इज वेरी रिच, इसलिए डायमंड बहुत हार्ड होती है। ठीक है, अब हम डायमंड का कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग ग्रेफाइट के बारे में जानेंगे कि ग्रेफाइट इजीली ब्रेक डाउन क्यों हो जाती है और ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। ठीक है, तो जरा इसको देखें, इसे इरेज कर देते हैं।
ग्रेफाइट। देखिए ग्रेफाइट इजीली ब्रेक डाउन क्यों होते हैं, ये इसमें जो 4 कार्बन इलेक्ट्रॉन होते हैं इजीली ब्रेक डाउन क्यों हो जाता है और ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो क्यों होती है। और इसके बाद हम डायमंड और ग्रेफाइट के प्रॉपर्टीज लिखें। तो देखिए ग्रेफाइट क्या होती है, हमेशा A1 कार्बन है जो 3 कार्बन से जुड़े हुए रहते हैं और एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है और लेयर बाय लेयर बनाता है, ठीक है। तो एक कार्बन है 3 कार्बन से अटैच होते हैं ज्वाइंट, उसमें क्या था डायमंड में एक कार्बन है 4 कार्बन से अटैच था, इसमें 3 कार्बन से। मान लो कि हम लोग कार्बन का अटैच किए तो इसमें एक कार्बन से 1 2 3, इसमें एक फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो ये जो 6 हेक्सागोनल बनाता है 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हेक्सागोनल ऐसे कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, इस तरह का एक लेयर बनाते हैं। तो पहले सुन लीजिए, कार्बन है 1 कार्बन अटैच टू 3 कार्बन से अटैच होता है, इसमें एक कार्बन फ्री रहते हैं और ये हेक्सागोनल कोवैलेंट स्ट्रक्चर बॉन्ड बनाते हैं। हेक्सागोनल कोवैलेंट स्ट्रक्चर बॉन्ड, मान लीजिए इसका ऐसा नीचे कर लेते हैं, एक लेयर बनाता है। फिर इसी तरह से इसमें 1 2 3 4, ये जो लेयर बना रहा है इसी तरह से लेयर बाय लेयर बनाता है। इस दोनों लेयर के बीच में एक फोर्स लगता है, उसको कहते हैं वंडर वाल फोर्स, वंडर वाल फोर्स। देखिए अब इजी में है कि ग्रेफाइट इजीली ब्रेक डाउन क्यों हो जाती है। तो सबसे सिंपल जवाब कि 1 कार्बन जो 3 कार्बन से अटैच होते हैं, 1 कार्बन फ्री होते हैं, 3 कार्बन से अटैच होते हैं, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसमें हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाने में और एक लेयर बाय लेयर बनाते हैं। इस लेयर पर इस लेयर को ऐसे लेयर हेक्सागोनल लेयर बाय लेयर बताते चले जाते हैं। तो दोनों लेयर के बीच में ये फर्स्ट लेयर हो गया, सेकंड लेयर, दोनों सटा हुआ है ऐसे, ठीक है। और इसी तरह से दोनों लेयर के बीच जो वंडर वाल्स फोर्स होते हैं बहुत वीक होते हैं। वीक होने के कारण, बहुत वीक मतलब कमज़ोर होने के कारण क्या होता है, ये इजीली ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो पहला सवाल का ये आंसर। दूसरे सवाल का जवाब पूछे कि ग्रेफाइट में करंट फ्लो क्यों होता है, तो सिंपल जवाब बोलेंगे कि ग्रेफाइट में फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुए, क्योंकि 1 कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, एक कार्बन का एक स्थान खाली रहता है। एक फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण ग्रेफाइट में इजीली इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाता है, ठीक है। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, फिर भी इसमें करंट फ्लो होता है। ग्रेफाइट आप देखेंगे पेंसिल का जो आगे नोक होता है ब्लैक कलर का, उसे हम लोग ग्रेफाइट बोलते हैं। डायमंड और ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज दोनों का, तो देखिए डायमंड इज कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है, हैविंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंस। आप लोग डायमंड देखे भी होंगे फिल्मों में, रियल में हम तो नहीं देखे हैं। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है। डायमंड इज ए क्वाइट हैवी, इट इज़ हार्डेस्ट नेचुरल होता है, इसमें नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। डायमंड को जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। ये हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है इसकी, हाई मेल्टिंग पॉइंट। मिल्ट पॉइंट का मतलब होता है जिस पर कोई पदार्थ पिघलता है, मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है और इसका डेंसिटी भी हाई होती है, हाई डेंसिटी, ठीक है। ग्रेफाइट देखिए, ग्रेफाइट एक ग्रीस ब्लैक ऑपिक्यू सब्सटेंस होता है। पेंसिल को आप देखते हैं जो आगे की होती है। ग्रेफाइट लाइटर देन डायमंड, डायमंड से हल्का होता है। ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड स्लिपी टच। ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, एक्सेप्शन में नॉन मेटल होने के बाद भी करंट को इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। चैप्टर 3 में आप पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल में। ग्रेफाइट्स बर्न ऑन स्ट्रॉन्ग हीट फॉर CO2। तो बच्चों देख लीजिए इसे, आज का क्लास इतना ही रखेंगे, इसे देख लीजिए। और आज का क्लास हम इतना ही रखेंगे, आगे क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को डिस्कस कर देते हैं। हम लोग क्लास में क्या पढ़ेंगे आप लोग को बता देंगे। बॉन्ड पढ़ेंगे, बॉन्ड के बाद स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर में आप लोग को पढ़ेंगे हम लोग एल्केन, एल्कीन, एल्काइन,
उसका फार्मूला पढ़ेंगे CnH2n +2 CnH2n और CnH2n, इसके टोटल 10th के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद स्ट्रक्चर, इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप, कुछ छूट जाए ये सब के बारे में पढ़ेंगे। अल्काली पढ़ाएंगे, एल्काइल ग्रुप, और ये सब के बाद हम लोग पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन। ये सब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर पढ़ेंगे आइसोमर या आइसोमरिज्म जिसको कह सकते हैं। फिर आइसोमर के बाद हम लोग पढ़ेंगे, आप सभी को आइसोमरिज्म के बाद पढ़ेंगे, शायद हमें याद है, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें क्लोरीन से रिएक्ट कराता है हाइड्रोजन को रिमूव कराता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शंस, फिर कंबशन रिएक्शंस। फिर हम लोग पढ़ेंगे एथेनॉल के बारे में, C2H5OH का पूरा प्रॉपर्टीज, एथेनॉल मतलब अल्कोहल, शराब कैसे बनाई जाती है वो। उसके बाद हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सोप एंड डिटर्जेंट, और उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इतना सारा चीज़ आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, और ये मेरा CBSE का केमिस्ट्री का पहला वीडियो है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा लगे कमेंट अच्छा से करें, मतलब बेहतर करें, जिससे मोटिवेट मिले, तो आगे वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।